हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज के 10th डे की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज? मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। मैं आपको भगाने वाला नहीं हूं, ना ही मैं कोई टॉपिक्स स्किप करवाने वाला हूं, ना ही मैं न्यूमेरिकल्स कम करवाने वाला हूं। तो 60 दिन में ये मिरेकल कैसे होगा? तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आपकी जो क्लास 12 की फिजिक्स है वो केवल और केवल 60 दिनों की डेडिकेटेड मेहनत डिमांड करती है। तो अगर आप 60 दिन मेरे साथ साथ पढ़ाई कर लोगे तो आपको 60 दिन बाद में अपने लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा मिरेकल होते हुए नजर आ जाएगा। आपको पता पड़ जाएगा कि क्यों इस सीरीज का नाम हमने मिरेकल सीरीज रखा है, ठीक है ना। तो आज हमारा 10th डे है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मैटर वेव्स। हम कौन से वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बड़ा प्यारा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसका एक लेक्चर जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है और ये इस चैप्टर का समापन समारोह भी होगा, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है? कौन सा एग्जाम है हमारा टारगेट? तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, दिस सीरीज इज नॉट एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज। इसमें हम बेसिकली जो फिजिक्स का फियर है उसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं की जो जड़ है वो है फिजिक्स के प्रति आपका डर। अगर 60 दिनों के अंदर मैंने आपका ये डर खत्म कर दिया तो आप इस सीरीज को बोर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, नीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जेईई मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, राइट। तो आप बोर्ड्स भी फोड़ोगे, नीट भी फोड़ोगे, जेईई भी फोड़ोगे, बस शर्त ये है कि आपको मेरे साथ साथ इन अगले 60 दिन मेहनत करते चले जाना है। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एक मेटल सरफेस के ऊपर जब रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई जाती है तो उस मेटल सरफेस की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो सरफेस से बाहर निकाल लाती है। मतलब उस रेडिएशंस की एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। हमने एक पूरा सर्किट प्रिपेयर करा था, उससे हम करंट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड to explain that photoelectric effect, the experiment which we have discussed and the observations which we have got, तो उनको which we have gotten, उनको अगर अपनों को ढंग से एक्सप्लेन करना है तो फिर हमें वेव थ्योरी को ड्रॉप करना पड़ेगा। हमें फिर रेडिएशन को एज अ पार्टिकल, फोटोन कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारे पिछले लेक्चर की कहानी थी, बड़ी मजेदार कहानी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना वो लेक्चर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को जरूर देखें इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले, ठीक है। तो अब देखो, एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया आया एक बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट के दिमाग में। उनका नाम था डे ब्रॉय, है ना। अपन डी ब्रॉगली बोलते हैं इंडिया के अंदर, वैसे उनका जो नेम था वो था डे ब्रॉय, है ना। फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जस्ट केवल और केवल एक बात कही। उनका एक लॉजिकल कंक्लूजन था दिमाग के अंदर और बेसिकली वो था सिमेट्री ऑफ नेचर। तो उन्होंने बोला कि जो नेचर है वो सिमेट्रिकल है। तो जब रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल्स को भी कभी कभी रेडिएशन मतलब वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। उन्होंने इतनी सिंपल सी बात कही। हालांकि इस बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। ऑलरेडी हमें रेडिएशन का जो डुअल नेचर था उसको पचाने में समस्या महसूस हो रही थी, और वहीं पर एक हमारे बिल्कुल यंग साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि ना केवल लाइट, ना केवल रेडिएशन जो है उसका नेचर डुअल है, बल्कि हमारे पार्टिकल्स जिनके बारे में हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि यार हमें सब कुछ पता है, उनका जो नेचर है वो भी डुअल है। आज तक हम उनको पार्टिकल समझते आए हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव्स भी एग्जिस्ट करती है। दैट वाज हिज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं होता, है ना, इसीलिए उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है, थ्योरी नहीं बोला जाता। फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये प्रूव हुआ कि बाकी जो डी ब्रॉय की बात थी वो बिल्कुल सही थी, और फिर डी ब्रॉय को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। तो क्या था उनका हाइपोथेसिस कि इफ रेडिएशन कैन बिहेव लाइक अ वेव, और कहां पर, इन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे के सारे जो फिनोमिना हमने ऑब्जर्व करे थे
यहां पर लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही थी, वेव की तरह बिहेव कर रही थी। एंड एज पार्टिकल, कौन से वाले इफेक्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर, जीमान इफेक्ट के अंदर, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब जहां जहां पर रेडिएशन से एनर्जी और मोमेंटम का आदान प्रदान होता है वहां वहां पर लाइट फिर एज अ पार्टिकल स्टडी करती है, ठीक है ना। तो अगर रेडिएशन ऐसा कर सकती है, देन मैटर का मतलब है स्पेशली और फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, दे कैन ऑल्सो एग्जिबिट वेव फिनोमिना। नेचर के अंदर सिमेट्री है, जब रेडिएशन ऐसा कर सकती है तो फिर मैटर जो पार्टिकल्स हैं वो भी रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। और अगर वो करेंगे, ठीक है ना, अगर वो करेंगे, जैसे कोई हमारा पार्टिकल है जिसका मास m है, जो वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है, या यूं कह लो जिसका मोमेंटम p है, या यूं कह लो जिसकी काइनेटिक एनर्जी e है, कुछ भी कह सकते हो। मास वेलोसिटी भी दी जा सकती है, मोमेंटम भी दिया जा सकता है, एनर्जी भी दी जा सकती है। बेसिकली आपने उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर दिया। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैटर वेव्स होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैटर वेव्स होंगी, वो जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, यानी कि h/p। आप h/mv भी लिख सकते हो, और क्योंकि आपको पता है जो मोमेंटम होता है वो रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। पता होगा ना आपको, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv², सबको पता होता है ये फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में भी होता है, p² डिवाइडेड बाय 2m। तो वहां से मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, √2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो अभी तक क्योंकि बातें हाइपोथेसिस की टर्म्स में ही चल रही है तो हमने इसको नाम दे दिया डी ब्रॉय वेवलेंथ, है ना। तो यहां तक की बातें हमें थोड़ी समझ में आने लगी, लेकिन अभी तक सारी बातें हवा में चल रही है, अभी कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है इसका, ठीक है ना। अभी जस्ट केवल हमने एक हाइपोथेसिस की बात करी है, एक जस्ट केवल और केवल एक दावा किया है हमने, ठीक है ना। चलो, अब मान लो ये दावा सच है, तो अलग अलग पार्टिकल्स की वेवलेंथ कितनी होगी और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करिए, एक बार उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी किस प्रकार से दी जा सकती है। भाई अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को किसी वेलोसिटी तक लेके आना चाहते हो तो आपको एक्सेलरेट करना होगा, और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का सबसे आसान तरीका है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करवाना। तो अगर आप Q चार्ज वाले पार्टिकल को V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हो तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वो होती है Q टाइम्स V, है ना। तो ये एनर्जी देने का तरीका हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है h/p हमें ऑलरेडी पता था, h/mv हमें ऑलरेडी पता था, h/√2me हमें ऑलरेडी पता था। अब हमें एक और नया फॉर्मूला पता पड़ गया, हम इस e की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, q टाइम्स v रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप मास, चार्ज या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसी भी चीज को बढ़ाओगे तो आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जिसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, बहुत हल्का है, बहुत हल्का, ठीक है ना। तो जब आप इसके लिए मास की, चार्ज की और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1.227 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर। आप डायरेक्ट वोल्ट्स के अंदर रखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा, या फिर अगर एनर्जी गिवन होगी तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रखो, है ना। तो अपने आप ये वाला जो फॉर्मूला है उसको आप यूज कर सकते हो और आपका जो आंसर है वो नैनोमीटर के अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की बराबर ही होता है, बट प्रोटॉन मास को अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा मास वाला पार्टिकल है ना। उसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो अगर मास बढ़ गया तो वेवलेंथ कम हो जानी चाहिए, और एग्जैक्टली यहां पर ऐसा ही होगा। हमारी वेवलेंथ जो है वो हो जाएगी 0.0286 डिवाइडेड बाय
√v नैनोमीटर। या फिर अगर आप ध्यान रखना चाहो तो एंगस्ट्रॉम में लिखना थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, तो 0.286 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। तो एक बार और 10 से डिवाइड कर दो तो 10⁻10 हो जाएगा, बट आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर को, तो फिर हो जाएगा 0.286 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, 0.286 यूज़ करोगे तो आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, 0.0286 यूज़ करोगे तो आपका आंसर नैनोमीटर में आएगा। कोई सी भी एक चीज़ आप ध्यान रख लेना। मैं सबके नैनोमीटर वाले फॉर्मूलाज ध्यान रखा करता हूँ, पता नहीं क्यों, शुरू से आदत है। ठीक है ना। अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें तो इसका भी चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट इसका जो मास है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो और फर्दर डिक्रीज हो जानी चली जाइए। ठीक है ना। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.0202 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर, या फिर आप एंगस्ट्रॉम में भी ध्यान रख सकते हो। और अब अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी डबल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कंपैरिजन में, और मास जो है वो भी 4 टाइम्स होता है। तो इसकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होनी चाहिए फॉर सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, है ना। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर सेम रखें अपन, तो अगर अपन कंपेयर करें तो सबसे कम जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की। ठीक है ना। जाने दो हवाई जहाज को। तो ये ध्यान रखना, यहां पर हमने सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म्स में लिखे हैं। तो इफ यू आर यूजिंग सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल टू एक्सेलरेट ऑल दीज पार्टिकल्स, then you can directly compare the de Broglie wavelength for these corresponding particles, and you will see that de Broglie wavelength for electron will be maximum, and फिर प्रोटॉन के लिए थोड़ी कम, न्यूट्रॉन के लिए और कम, और अल्फा पार्टिकल के लिए सबसे कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0101 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर, या फिर 0.101 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम आप ध्यान रख सकते हो। तो फॉर्मूले के अंदर हमें केवल और केवल वोल्टेज की वैल्यू रखनी होगी। अगर एनर्जी दे रखी है तो एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी होगी। हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेन फॉर्मूला तो हमें याद है ही, हम इनके इंडिविजुअल फॉर्मूलाज भी ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो स्पीड अप हो जाए। ठीक है। अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में बात करें, अब न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को एनर्जी बेसिकली दी जाती है हीट की फॉर्म में। जैसे अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो न्यूट्रल पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT, है ना। तो हमारे जो अनचार्ज पार्टिकल हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी हीट के थ्रू प्राप्त करते हैं। जैसे किसी टेम्परेचर कैपिटल T पर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ऐसा यूनिट यूज़ करनी है केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ हो तो आपको पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी हो जाती है आपकी 3/2 kT। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी की जगह 3/2 kT रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो टेम्परेचर की फॉर्म में आ जाएगा। कि यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 होती है। ये आपको एग्जाम जो पेपर है उसके अंदर गिवन होती है, भले वो बोर्ड का हो या कॉम्पिटिशन का हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन बड़े आसान से आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा के 4 गुना कर दिया जाता है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ाओगे तो रूट लोगे 4 का तो कितना निकलेगा 2, यानी कि आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ 2 गुना कम हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आसान टॉपिक है, इसको और अच्छे से एक्सपर्ट बनते हैं इसके। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें गिवन है 1.7 × 10⁻27। देन द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हमें एनर्जी दी हुई है तो अपन डायरेक्ट कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है h/√2me। कितनी होती है, h/√2me। तो यहाँ पे h हमें पता है 6.6 × 10⁻34 गिवन भी है हमें। रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास कितना गिवन है 1.7 × 10⁻27। और एनर्जी हमें कितनी गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 6.6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू 1.7 इंटू 3 इंटू 1.6। इनको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले पावर्स को अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ऊपर तो -34 है, नीचे अगर आप -27 को और -19 को ऐड करोगे तो -46 आएगा और उसका रूट लोगे तो -23 बचेगा। अब -23 को आप ऊपर ले जाओगे तो +23 हो जाएगा और -34 में से +23 अगर आप माइनस करोगे तो बचेगा 10⁻11। तो आपको पता पड़ गया कि आपका आंसर ए और सी में से कोई एक होना चाहिए। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप खुद वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना, मैं अभी उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 1.65 इंटू 10⁻11 मीटर आ रहा होगा। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसको टफ बना देती है, तो कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, ठीक है ना, तो मैं तो कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेता हूँ, आपको सिखाना मेरा पर्पज़ है। बट आप लोगों को तो एक्चुअल में कैलकुलेशन भी करनी होगी, तो आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना आना चाहिए, सीखा करो। कभी कभी मैं आपको करके भी बताता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m है और एक फोटोन है, उसकी एनर्जी भी सेम है, E है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज, तो हमें दोनों की वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा E इज इक्वल्स टू, एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे तो h/√2mE, है ना। और अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन की वैसे एनर्जी होती है hc/λ, तो लैम्डा जो होगा वो कितना हो जाएगा, hc/E हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का क्या पूछा गया है हमसे, रेशियो पूछा गया है, तो लैम्डा E डिवाइडेड बाय लैम्डा P जो होगा। अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूं मैं फिर भी एक बार, h/√2mE और यहाँ पे रह जाएगा hc डिवाइडेड बाय E। तो h से h तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/c और E ऊपर रूट में चला जाएगा, 2m ऑलरेडी रूट में है तो पावर हाफ हो गई। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, देख पा रहे हो क्लियरली, हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1/c E/2m पावर हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चलो आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। तो जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा फॉलो करते चले जाओ। आपको पता है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ एनर्जी के। तो जो λ2 डिवाइडेड बाय λ1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा कर दो, E1 डिवाइडेड बाय E2। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एनर्जी क्या कर दी गई है, टू 16 टाइम्स। तो अगर पहले एनर्जी हमारी E1 थी तो बाद में हमारी कितनी हो गई, 16 टाइम्स E1 हो गई। E1 से E1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1/4। तो λ2 आ रहा है आपका λ1 डिवाइडेड बाय 4। तो सेकंड कंडीशन में हमारी जो वेवलेंथ है वो फर्स्ट कंडीशन में जो हमारी वेवलेंथ थी उसकी कंपैरिजन में कितनी हो गई, 1/4 हो गई। मतलब कितनी डिक्रीज हो गई, 3/4 डिक्रीज हो गई, यानी कि 75% डिक्रीज हो गई। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ लैम्डा में चेंज कितना आया, तो पहले λ1 थी और बाद में λ1/4 हो गई, तो कितना आया, 3λ1/4। और कोई पूछे परसेंटेज चेंज कितना आया, तो चेंज आया है आपका 3λ1/4, ओरिजिनल वैल्यू थी λ1 टाइम्स 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। इतना टुच्चू क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन नीट के अंदर या जेई के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने इंक्लूड किया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, then d Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of electron is,
तो यहां पर हमारा जो चेंज हो रहा है, यहां पर हमारा जो चेंज हो रहा है इन लेमडा वो कितना है 0.5% है। इट इज वेरी स्मॉल। अब बहुत छोटा सा चेंज जो होता है उसको अपन एरर बोलते हैं, तो यहां पर एरर के कंसेप्ट यूज किए जा सकते हैं। हमें पता है कि लेमडा जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम p के, यानी कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन p के इक्वल हो जाएगा। नेगेटिव साइन अपन लगाते नहीं है नॉर्मली एरर के केस में, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चेंज इन लेमडा यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100, इधर भी अपन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.5। ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इसको पी इनिशियल कर देता हूं मैं। डेल्टा पी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, पी गिवन है यहां पर, ठीक है ना। ये हमें गिवन है कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो पी आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना ना। कई बार इंफॉर्मेशन बड़े उल्टे तरीके से दे दी जाती है तो हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा p मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा आपका आंसर 200 टाइम्स p, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट। If the voltage is 100 kilovolt, then d Broglie wavelength associated with electron would be। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आपका जो वोल्टेज है, आपका जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो कितना कर दिया गया है, अगर आप नोटिस करोगे तो 4 टाइम्स कर दिया गया है। हमें पता है डी ब्रॉय वेवलेंथ वोल्टेज के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमारा जो लेमडा डैश होगा वो लेमडा डिवाइडेड बाय 2। अगर आप वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाओगे, है ना, तो रूट वी मतलब 2 गुना आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, इट विल डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, लगभग 2 गुना ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। आप अलग अलग वैल्यूज रख के भी कर सकते हो। आप लेमडा 1 की वैल्यू जैसे मानोगे, सपोज करो 1.227 डिवाइडेड बाय रूट 25 किलो वोल्ट, है ना, और आप लेमडा 2 की वैल्यू मानोगे 1.227 डिवाइडेड बाय रूट 100 किलो वोल्ट, है ना, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 आएगा आपका 1.227 से 1.227 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और रूट 100 किलो वोल्ट चला जाएगा ऊपर और रूट 25 किलो वोल्ट रह जाएगा नीचे। नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है ना, लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 लिया है, तो ये इस तरीके से आएगा, रूट 25 किलो वोल्ट रह जाएगा ऊपर और रूट 100 किलो वोल्ट आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से भी आपका लेमडा 2 जो होगा वो लेमडा 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। दोनों तरीके हैं हमारे पास में। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको याद हो तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर करा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो पहले उसकी बात करी गई है। तो जब आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ का कोई फोटोन इंसिडेंट करवाते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो सकती है, फोटोन की एनर्जी माइनस आपका वर्क फंक्शन। बड़े प्यार से पढ़ा था हमने, बड़े सारे क्वेश्चन करे थे इसके ऊपर। तो हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस केस में हो जाएगी hc अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन हमें गिवन है। अब हम अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो hc की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1240 रख सकते हैं, और लेमडा हम डायरेक्ट नैनोमीटर में रख सकते हैं, तो ये 500 नैनोमीटर हो जाएगा, और फाई यहाँ पे 2.28 दे रखा है। इससे इसको कैंसिल आउट करो, 5124 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 248 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2.48 माइनस 2.28 यानी कि 0.2। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमें पता है कि वेवलेंथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो लैम्डा के लिए उल्टा बोलेंगे हम, जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे इस वैल्यू को यूज करके तो कितनी आएगी 1.227, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 0.2। मैंने बताया था अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो तो डायरेक्ट आप उसको रख सकते हो रूट ऑफ v, तो इलेक्ट्रॉन हटा दो वोल्ट के अंदर रख दो, ठीक है ना। तो 0.2 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बराबर होगी बेसिकली एनर्जी, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपको, और आपका आंसर आता है नैनोमीटर के अंदर, है ना। तो ये निकल के आएगा आपका 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 2.8 नैनोमीटर भी लिख सकते हो, पूरा लिख दो 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर हमारी वेवलेंथ की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर है। काइनेटिक एनर्जी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होगी तो हमारी वेवलेंथ इस वैल्यू या इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁹ एज लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जहां पर हम एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं वहीं पर हम लैम्डा की मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं, इससे या इससे ज़्यादा ही होगा हमारा लैम्डा। वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अ पार्टिकल ऑफ ए ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v collides with a particle b of mass m/2 which is at rest. The collision is head on and elastic. The ratio of de Broglie wavelength lambda a to lambda b after the collision. तो देखो कितना प्यार से दो अलग अलग चैप्टर, दो अलग अलग क्लासेस के चैप्टर को मिक्स किया गया है। हम क्लास 11th में कॉलिजन के बारे में पढ़ते थे और यहाँ पर उसको यूज़ किया गया, बट हम तो शातिर लोग हैं यार, हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को। तो कॉलिजन के अंदर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहता है। तो पहले हमारा पार्टिकल ए जिसका मास था m और जिसकी वेलोसिटी थी v, वो ट्रेवल कर रहा था, और दूसरा पार्टिकल जिसका मास था m/2 वो था रेस्ट पर। तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया, और हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा हमें नहीं पता दोनों की वेलोसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, तो हम तो ये बोल देंगे कि हमारा फाइनल मोमेंटम जो होगा वो कितना हो जाएगा। मान लो मास रहा m, वेलोसिटी हो गई आपकी v1, और इसका मास रहा m/2 और वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v2। तो यहाँ पे m से ये तो पूरी की पूरी टर्म ही चली जाएगी, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो v इज इक्वस टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर ट्वाइस ऑफ v इज इक्वस टू v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1। अगर हम LCM ले लेंगे तो ट्वाइस ऑफ v इज इक्वस टू v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1। तो अभी तक हमारे पास में v1 और v2 की वैल्यू आई नहीं है। अगर वो समहाउ हमारे पास में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, या आपको अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है इलास्टिक कॉलिजन के लिए 1 होता है, और उसको हम डिफाइन करते हैं v2 माइनस v1। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो u1 की जगह तो हमने यूज़ किया है v, और u2 था हमारा 0, दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट पर था। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमारे पास में आएगी v इज इक्वस टू v2 माइनस v1, v इज इक्वस टू v2 माइनस v1। तो अब हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई। क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 की वैल्यू पता कर सकते हैं? आप बोलोगे सर कर सकते हैं, अब तो कोई बड़ी बात रही नहीं v1 और v2 की वैल्यू पता करने के अंदर। ठीक है ना, कैसे करेंगे? अगर हम पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को, है ना, तो हमारा काम जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ v इज इक्वस टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, तो इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मैंने काम किया है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ v, ट्वाइस ऑफ v2 माइनस ट्वाइस ऑफ v1,
और अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो आप नोटिस करोगे 2v और 2v ऐड होके कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा। v2 और 2v2 ऐड होके कितना हो जाएगा आपका, 3v2 हो जाएगा। और 2v1 और -2v1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी 4v डिवाइडेड बाय 3। और जैसे हमारे पास में v2 की वैल्यू आ गई तो हम v1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिर हमारा v1 आ जाएगा, इक्वेशन 2 को देखो, v2 माइनस v। v1 को आप एक तरफ ले जाओ, v को आप एक तरफ ले आओ, और v2 की वैल्यू है हमारी 4v डिवाइडेड बाय 3 माइनस v। तो ये आ जाएगी v डिवाइडेड बाय 3। तो इस प्रकार से हम v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉलिजन वाला पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। तो टकराने के बाद में जो पहला वाला पार्टिकल था उसका मोमेंटम कितना हो गया, उसका मास था m, वेलोसिटी थी v1, और v1 का मतलब है v डिवाइडेड बाय 3। और जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसका मोमेंटम कितना हुआ, तो उसका मास था m/2 और वेलोसिटी है उसकी v2 का मतलब हो गया 4v डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ट्वाइस ऑफ mv डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ट्वाइस ऑफ p1। कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ p1। अब हमें पता है λ1 डिवाइडेड बाय λ2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा p2 डिवाइडेड बाय p1, और p2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ p1 डिवाइडेड बाय p1 से p1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2:1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट किया गया है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो मेजर पार्ट है वो कॉलिजन वाला है ना। मक्खी परेशान कर रही है यार। मक्खी मूवी देखी हुई है आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी मेरे को वो मूवी। ये मैंने तो किसी को मारा भी नहीं, पता नहीं क्यों परेशान कर रही है। खैर ठीक है, तो ये हमारा मैटर वेव वाला मैटर जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन आपको याद हो तो ये जो मैटर वेव वाला मैटर था ये हाइपोथेसिस के टर्म्स में चल रहा है अभी भी। ये जस्ट केवल एक दावा है, एक कयास है, अभी इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो देखो, कोई हाइपोथेसिस जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग ट्रुथ की तरफ बढ़ता चला जाता है अगर वो अदर जो लॉज हैं, अदर जो प्रिंसिपल हैं उनसे एग्री करने लग जाए। तो हमारा जो ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल से एग्री करता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट इन केमिस्ट्री, कम से कम केमिस्ट्री के अंदर आपने कभी ना कभी सुना होगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत मजेदार प्रिंसिपल है। ये कहता है कि यू कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विथ 100% एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। आप एक साथ किसी पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप लोकेशन को, पोजीशन को 100% एक्यूरेसी की तरफ मेजर करने की तरफ बढ़ोगे तो मोमेंटम में आपकी जो एरर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप मोमेंटम को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की तरफ बढ़ोगे तो फिर आप लोकेशन के अंदर जो मेजरमेंट के अंदर एरर होगी उसको बढ़ाते चले जाओगे। ये एक फंडामेंटल लिमिटेशन है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे ऑब्जर्वेशन करने के अंदर कोई गलती है, हमारे मेजरमेंट करने के अंदर कोई गलती है। ये बेसिकली हमारी जो रियलिटी है उसका एक पार्ट है, उस रियलिटी की एक शक्ल है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर रियलिटी, दिस इज एक्चुअली अ ट्रुथ। मतलब कई बार इस प्रिंसिपल को जब मुझे याद है कि मेरे को भी बहुत लेट ये प्रिंसिपल समझ में आया था। मुझे हमेशा, मैं जो भी मेरे को इस प्रिंसिपल के बारे में बताता था हमेशा मैं उससे यही आर्ग्यू करता था कि हमारे अंदर कोई ना कोई गलती है कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट को और पोजीशन को मेजर नहीं कर पा रहे, जबकि ऐसा है नहीं। फंडामेंटल लिमिटेशन है हमारे नेचर की, हमारे रियलिटी की। खैर फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगी। तो अगर आप सपोज करो पार्टिकल की लोकेशन मेजर कर रहे हो और उसके अंदर एरर जो है वो डेल्टा एक्स है, मोमेंटम मेजर कर रहे हो उसके अंदर जो एरर है वो डेल्टा पी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा h/4 पाई इसके बराबर या इससे ज़्यादा ही होगा।
दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो किसी फाइनाइट नंबर के बराबर या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप एक चीज़ को टुवर्ड्स जीरो लेके जाओगे तो दूसरी चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर आप दूसरी को टुवर्ड्स जीरो लेके जाओगे तो पहली इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, फाइनाइट रहना चाहिए। ये जो h/2π है ना, उसको h बार भी बोला जाता है, तो इसको h बार डिवाइडेड बाय 2 भी लिखा हुआ पाओगे कई बुक्स के अंदर। इसी प्रिंसिपल को टाइम और एनर्जी की टर्म्स में भी कई बार इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है, द एरर इन टाइम एंड एनर्जी। अब यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बड़े मिसलीडिंग है, बेसिकली फिर मुझे है ना क्वांटम फिनोमिना, वेव फिनोमिना जो है वो यूज करना पड़ेगा। क्वांटम स्टेट्स करके एक चीज होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो अगर आपकी कोई क्वांटम स्टेट जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है तो फिर उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, नियरली इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर वो लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है तो फिर वो फाइनाइट एनर्जी वाली क्वांटम स्टेट होगी। ऐसा रियल स्टेटमेंट है, ठीक है। मैथमेटिकली देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है। डेल्टा टी और डेल्टा ई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो h/4π से ज़्यादा या इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि h/2 से ज़्यादा इसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है हमें प्रिंसिपल के बारे में पता पड़ गया, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा वो भी कर देंगे, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल आएगा। आपको डेल्टा एक्स गिवन होगा, डेल्टा पी निकालना होगा, डेल्टा पी गिवन होगा, डेल्टा एक्स निकालना होगा, डेल्टा टी गिवन होगा, डेल्टा ई निकालना होगा। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना, छोड़ो उसको। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से एग्री करता है। तो हम दो एक्सट्रीम केसेस लेते हैं। मान लो हमने किसी पार्टिकल की लोकेशन जो है उसको 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश करी। इसका मतलब पार्टिकल और उससे एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगी वो कुछ इस प्रकार दिखेगी हमें। इधर की तरफ कोई वाइब्रेशंस नहीं है, इधर की तरफ कोई वाइब्रेशन नहीं है, एक बहुत छोटा सा रीजन है, उसी के अंदर हमें डिस्टरबेंसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमारा पार्टिकल जो है, यानी कि हमारे स्पेस टाइम कर्वेचर के अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की वजह से, वो केवल और केवल इतनी छोटी सी लेंथ के अंदर ही कंस्ट्रेंड है। हम इस डेल्टा एक्स को और छोटा करते चले जाएंगे तो हमारी लोकेशन की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक वेव पैकेट मिल गया हमें बेसिकली, समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यार इस प्रकार की वेव जो ऐसी दिखती हुई वेव है ना, जो इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, बस कुछ हिस्से के लिए ही डिस्टरबेंस दिखा रही है, इस प्रकार की वेव को एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ के द्वारा बनाया जाना पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली बहुत सारी वेव्स के सुपरपोजिशन के द्वारा प्रोड्यूस की गई वेव्स है। सो दिस वेव इज बेसिकली अ सुपरपोजिशन ऑफ मैनी वेव्स। मैनी वेव्स का मतलब है बहुत सारी वेवलेंथ वाली वेव्स ने मिलके इस एनर्जी पैकेट को बनाया है। तो ध्यान से देखना, आप लोकेशन की एक्यूरेसी बढ़ाते जा रहे हो, है ना, आप एग्जैक्टली लोकेट कर रहे हो कि आपका पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पर होना चाहिए, बट उसका फ्रीक्वेंसी वेव एनालिसिस करोगे तो फिर आपको बहुत सारी वेवलेंथ मिल रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब आपने देखा था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, मोमेंटम के ऊपर, या यूं कह सकते हो मोमेंटम जो था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता था। तो अगर आपकी वेवलेंथ बहुत सारी है यानी कि आपके मोमेंटम भी बहुत सारे होने चाहिए। λ1 वेवलेंथ भी है आपकी इस वेव के अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मोमेंटम होगा वो P1 भी होना चाहिए। λ2 वेवलेंथ भी है इसके अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा P2 वो भी होना चाहिए। तो आप बेसिकली पार्टिकल की लोकेशन की एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो, बट बहुत सारी वेवलेंथ्स आपको मिलती चली जा रही है और हर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मोमेंटम की एक वैल्यू मिलती जा रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आप अपना सिर खुजला रहे हो कि यार इनमें से मोमेंटम की एक्चुअल वैल्यू कौन सी है। यानी कि जो मोमेंटम के अंदर एरर है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आप डेल्टा एक्स को नियरली जीरो ही कर दोगे तो आपकी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इनफाइनाइट हो जाएगी, नंबर ऑफ मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी कि मोमेंटम के अंदर जो एरर है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। सो हमें पता चला कि यार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है
वो वाकई हमारे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के साथ क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने केवल और केवल यहाँ पर इतना सा पार्ट अदा किया है कि उसने मोमेंटम की डिपेंडेंस वेवलेंथ के साथ हमें बता दी, फिर बाकी काम हमने कर लिया। हमने खुद ने दिमाग लगा लिया कि यार बहुत सारी वेवलेंथ मतलब बहुत सारा मोमेंटम, बहुत सारा मोमेंटम मतलब कोई फिक्स मोमेंटम नहीं है, यानी कि मोमेंटम के अंदर बहुत एरर है, यानी कि हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एग्री करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इन दिस केस डेल्टा लैम्डा विल बी इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ अवेलेबल है, आप फिक्स नहीं कर पा रहे कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ है, इसका मतलब डेल्टा पी विल ऑल्सो बी इनफाइनाइट। कर गए एग्री। दूसरा एक्सट्रीम केस देखते हैं। अगर आपका डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा पी जीरो होने का मतलब है आपका एक फिक्स्ड मोमेंटम है, यानी कि आपकी एक फिक्स्ड वेवलेंथ है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस डेल्टा लैम्डा जीरो हो जाएगा, यानी कि आपकी जो मैटर वेव होगी उसकी एक फिक्स्ड वेवलेंथ होगी। अब फिक्स्ड वेवलेंथ की वेव आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप इधर चले जाओगे तो भी आपका इसी प्रकार का डिस्टर्बेंस चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। आप इधर जा रहे हो तो भी आपका इसी प्रकार का डिस्टर्बेंस चलता चला जा रहा है, यानी कि आप लोकेट नहीं कर पा रहे कि यार पार्टिकल यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है। सिमिलर टाइप का जो डिस्टर्बेंस है वो पूरे के पूरे स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपके पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके अंदर आने वाली एरर कितनी हो चुकी है, इनफाइनाइट हो चुकी है। नाउ यू कैन नॉट लोकेट योर पार्टिकल एट अ फिक्स्ड प्लेस, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट दिस स्पेस इन form of a matter wave having single wavelength. So again this extreme case agrees with our de Broglie hypothesis. So this is very interesting. मुझे नहीं पता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंटरेस्टिंग है, बट मुझे इसको एक्सप्लेन करना था आपको, बिकॉज आई फाउंड इट बेसिकली वेरी मच कनेक्टिंग। आप में से पता नहीं कितने सारे बच्चे यहाँ से फिजिक्स को फर्दर स्टडी के लिए चूज़ करेंगे, बट अगर जो चूज़ करेंगे ना, दरवाज़ा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। देखते हैं कितने करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अच्छा, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस अभी भी हाइपोथेसिस ही है, भले ही वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एग्री कर रहा है, बट स्टिल इट इज अ हाइपोथेसिस। अभी भी हमें एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है जो कि वाकई ये साबित कर दे कि हाँ, फंडामेंटल पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स एग्जिस्ट करती है। और ये काम सबसे पहले किया था डेविसन एंड जर्मर ने, उनको नोबेल प्राइज मिला था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक बार उसको समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्यों और किस प्रकार की डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज मिला करते हैं। तो इसमें बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन यूज करी थी। तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर वाला, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। इसमें एक फिलामेंट होता है। जैसे ही आप फिलामेंट के थ्रू करंट फ्लो करते हो, एक लोअर वोल्टेज सप्लाई के थ्रू आप करंट फ्लो करो, तो फिलामेंट गर्म हो जाता है और उस हीट एनर्जी को पाके आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस फिलामेंट से बाहर आ जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है, चैनलाइज करना है, साथ ही साथ में उनको एक्सेलरेट करना है आपकी डिजायर्ड वैल्यू तक। आप जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम की रिक्वायरमेंट रखते हो, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा एनर्जी तक आपको उनको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। तो आपको एक हायर बैटरी, हायर वोल्टेज वाली वोल्टेज सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि इस फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं उनको एक बीम की फॉर्म में चैनलाइज कर दे, साथ ही साथ में उनको डिजायर्ड वैल्यू तक एक्सेलरेट भी कर दे। तो इलेक्ट्रॉन गन से फाइनली हमें क्या मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन बीम मिलती है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हो। निकल क्रिस्टल ही क्यों चूज किया गया है, क्योंकि निकल क्रिस्टल में दो निकल एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 0.091 नैनोमीटर। तो अगर हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो भी इसी ऑर्डर की होती है। तो निकल क्रिस्टल हमने इसलिए चूज किया है कि अगर वाकई इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग मैटर वेव्स एग्जिस्ट करेंगी ना, तो फिर निकल क्रिस्टल उनको क्या करने का काम करेगा, डिफ्रैक्ट करने का काम करेगा। फिर आपको जिस तरीके से डिफ्रैक्शन के अंदर
मैक्सिमा मिनिमा मिला करता था, उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। तो ये उन्होंने उम्मीद करी थी और इस उम्मीद में उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करवाया और यहां पर उन्होंने एक सर्कुलर स्केल रखा जिसपे आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी डिटेक्टर, एक तरीके की डिवाइस है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद में, ये आप मेजर कर सकते हो, बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो और ये मूवेबल है। आप इसको सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव कर सकते हो, तो जिस एंगल पर चाहो उस एंगल पर आप इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो। अब आपकी उम्मीद तो ये है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और सीधे के सीधे रिबाउंड होके वापस से आपको इसी डायरेक्शन के अंदर मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 पर। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव नहीं है, सिंपल सा पार्टिकल है, तो 0 डिग्री और उसके आसपास ही आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए, है ना। ज्यादा दूर वाले एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव की तरह एग्जिस्ट करता है तो आपको 0 डिग्री पर तो मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको कहीं दूर किसी एंगल पर जाकर वापस से एक बार इंटेंसिटी जो है वो एकदम से बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको एक पीक नजर आएगा, आपको एक मैक्सिमा नजर आएगा। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया, आपने डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स ट्राई करे और आपने डिफरेंट एंगल के ऊपर इंटेंसिटी मेजर करी फॉर ईच एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड फाइनली यू फाउंड इट एट द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट्स एट द एंगल 50 डिग्री। ध्यान रख लेना, ये दोनों वैल्यूज बहुत काम आने वाली है आपकी, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि जब हमारे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट रखी गई तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पीक यानी कि सडन राइज इन इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी प्राप्त हुआ थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हमको। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ग्राफ किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ नहीं किया है, हमने एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ड्रॉ करी है। तो ये हमारा 0 डिग्री एंगल है और फिर हम इसको बढ़ाते कहाँ पर आ रहे हैं, 90 डिग्री पर आ रहे हैं। तो जो 0 डिग्री वाली डायरेक्शन है वहाँ पर हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर हमारी इंटेंसिटी घटते चले जाएगी, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी भी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है। तो हम घटते घटते सोच रहे थे कि इस तरीके से घटते घटते 0 हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि घटते घटते अचानक से 50 डिग्री एंगल पर तुम्हें वापस से क्या मिला, एक पीक मिला। 50 डिग्री पर आपको इंटेंसिटी वापस से बढ़ती हुई नजर आई और फिर वापस से घटते 90 पर जाते 0 हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स शो नहीं करता तो हमें कभी भी ये पीक जो है वो नहीं मिलना चाहिए था। ये पीक केवल और केवल हमें तब मिल सकता है जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा हो। जब इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा हो एंड डिफ्रैक्शन शो कर रहा हो ड्यू टू निकल क्रिस्टल एंड इट्स लैटिस स्ट्रक्चर, केवल और केवल तब हमें ये पीक मिल सकता है। तो हमने इस डेटा को कलेक्ट कर लिया। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर मिला है ये 54 वोल्ट पर, और कितने डिग्री एंगल पर मिला है ये 50 डिग्री एंगल पर। तो हमारा काम केवल और केवल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्शन करते हुए शो कर दिया। हमें अभी वेरीफाई करना है कि क्या इलेक्ट्रॉन जो ये डिफ्रैक्शन शो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ उसकी कैलकुलेट करी जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या वो हमारी डी ब्रॉय वेवलेंथ जो कि थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस था उस वैल्यू से एग्री करती है या नहीं करती। भाई हमें अल्टीमेटली वेरीफाई किसे करना है, डी ब्रॉय के द्वारा कही गई बात को वेरीफाई करना है। तो हमें उस हद तक जाना होगा, अभी एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब हमारे डेटा को यूज करेंगे हम। तो मैं आपको थोड़ा सा निकल क्रिस्टल के अंदर का हालचाल बताता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है और ये सब जो है ये निकल क्रिस्टल के अंदर जो उसके एटम्स है वो मैंने शो करे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है ना।
तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस से इधर चली जा रही है। एक और इलेक्ट्रॉन बीम बताई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस से चली जा रही है। इलेक्ट्रॉन बीम बोलने की बजाय मैं इलेक्ट्रॉन वेव बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक वेव फ्रंट है जो अराइव हो रहा है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और फिर ये डिफ्रैक्शन करता हुआ हमें नज़र आएगा, जो भी हमारा मूवेबल डिटेक्टर था वहाँ पर इंटेंसिटी जो हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, तो मैंने बताया था डिफ्रैक्शन के अंदर हमने देखा था पिछले चैप्टर के अंदर कि डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। दो अलग अलग सोर्सेज से वेव जो है, मतलब डिफ्रैक्शन में बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने केवल और केवल 2 एटम शो करे हैं, ऐसे बहुत सारे एटम्स। तो कोई भी 2 एटम्स जो हैं उनसे जाने वाली वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो जब लैम्डा या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्विवेलेंट होता है तब जाके हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ध्यान दो, मैं यहाँ पे वर्ड इंटरफेरेंस यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये घटना जो है वो डिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन के अंदर भी हम इस टर्म को यूज करते थे कि जब 2 वेव्स एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। डिफ्रैक्शन में ये सिनेरियो उल्टा हो जाता था, वो मैंने पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बस हम इस बात को पकड़ के बैठेंगे कि 2 वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो जाए तो फिर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट करती है, ठीक है ना। चलो तो हम थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये वाला एंगल हमने मेजर किया है, ये जो एंगल है ना थीटा, हमारी इंसिडेंट बीम आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो उसके बीच का एंगल हमने मेजर किया है। ये वही वाला एंगल है जो कि डायग्राम में हम शो कर रहे थे, ये वाला एंगल, ठीक है। ये हमने मेजर कर लिया। अभी हमारे काम जो आएगा वो ये वाला एंगल आएगा, मतलब इस निकल की सरफेस से बनने वाला एंगल। हमने ये वाली जो वेव है उससे इस वाली इंसिडेंट वेव के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये वाला एंगल 90 माइनस फाई के इक्वल हो जाएगा, तो ये वापस से घूम फिर के किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमने इस रिफ्लेक्टेड बीम से इस वाली रिफ्लेक्टेड बीम के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, है ना, तो ये वाला एंगल भी हमारा फाई हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, ये ही हमारा एक्स्ट्रा पाथ होगा जो कि हमारी सेकंड वाली रे है वो कवर कर रही है, यही हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, और ये एंगल जो है वो फाई है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो डी कॉस फाई हो जाएगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो डी साइन फाई हो जाएगी। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2d साइन फाई हो जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा के बराबर होना चाहिए फॉर दी फर्स्ट पीक। अगर इन तीनों एंगल्स का सम करोगे तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाई जो है वो 90 माइनस थीटा बाय 2 के इक्वल आपको आता हुआ नजर आएगा, बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। तो 2 चीज़ें पकड़ में आ गई, एक तो फाई हमें पकड़ में आ गया 90 माइनस थीटा बाय 2, और एक हमें ये पकड़ में आ गया कि मैक्सिमा के लिए जो लैम्डा है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2d साइन फाई, और फाई की जगह आप रख सकते हो 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। नाउ दिस थीटा यू हैव 50 डिग्री and this d you have 0.091 nanometer. It is nothing but the distance between 2 atoms in nickel crystal, जो कि हमें एक्सरे ब्रैग्स डिफ्रैक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, उस एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ऑलरेडी हमने 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस मेजर कर रखी है, हमारे पास में है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो हम थीटा की जगह 50 डिग्री रखेंगे, डी की जगह 0.091 नैनोमीटर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर शो कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होते हुए नजर आएगी, 0.165 नैनोमीटर। बहुत अच्छी बात है। नाउ हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना यूज किया है, 54 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉय वेवलेंथ हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, वो 1.227 डिवाइडेड बाय रूट वी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम v की वैल्यू 54 वोल्ट रखेंगे, रख दी मैंने यहाँ पर, और फिर डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगी 0.167 नैनोमीटर। एंड इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज। और जब इस तरीके का स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट होता है ना आपके हाइपोथेसिस यानी कि आपके प्रेडिक्शन के अंदर और
आपकी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू के अंदर, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना के अंदर, देन यू गेट अ नोबेल प्राइज। और इसी के लिए जो डे ब्रॉय था उसको नोबेल प्राइज मिला था। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिलते हुए देखा है। आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज मिलते हुए देखा, और हमने डी ब्रॉय को बहुत ही ज़बरदस्त प्रेडिक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिलते हुए देखा, जिसका बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन दिया डेविसन एंड जर्मर ने, उनको भी फिर नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट मैटर वेव्स एग्जिस्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सो अब हमें पता पड़ गया कि रेडिएशन का ही नहीं, रेडिएशन के साथ साथ पार्टिकल्स, खासकर फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो नेचर है वो भी डुअल नेचर है। दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट फॉर अ फ्यू फिनोमिना लाइक जो हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा कि निकल क्रिस्टल पे आप उनको बम्बार्ड करके डिफ्रैक्शन करवा रहे हो, सो फॉर दैट यू विल हैव टू यूज द वेव पिक्चर ऑफ दीज पार्टिकल्स, एंड दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम रखा गया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिटन चैप्टर्स फॉर योर क्लास 12th। अगर आप एनसीईआरटी में से भी इस चैप्टर को उठा के पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में से आप इस चैप्टर को पढ़ो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करो, फॉर द फन करो यार। ठीक है ना। नीट वीट के अंदर तो जो मैंने पढ़ाया है उसकी बेसिस पे आप फोड़ दोगे, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर लेना, बट फिजिक्स को फिजिक्स के फन के लिए एक बार पढ़ो अगर आपके पास में टाइम है तो। मैं मिलता हूं आपसे मिरेकल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।